गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का भाग लेकर, जिसे आप एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें, कुछ लोग जो मैसेज किए हैं कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार रखे, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक हैं थ्रांथीर करके हैं, उन्होंने लिखा कि सर कृपया आप एडिटोरियल को दिखा के पढ़ाएं ताकि साथ पढ़ने का फ़ायदा मिले। जी ज़रूर, पर क्या है, कभी कभार चीज़ें कॉपीराइट में आ जाती हैं, उसके बाद चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए लोग डरते हैं। ठीक है। और दूसरा है राम प्रवेश शर्मा जी, जिन्होंने कम्प्लीमेंट दिया है। थैंक यू फॉर नाइस सर। उसके बाद है राम प्रवेश शरण जी, वेरी नाइस। ज्ञान बढ़ाओ किताब, थैंक्स सर, नाइस, थैंक यू। फिर दीपक, बहुत अच्छा आपका वीडियो लगता है, ओके, थैंक यू सो मच। और है फिर वंदना करके लिखी हैं, सर वीडियो आपका बहुत बड़ा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट एंड फॉर योर कंसर्न फॉर एवरीथिंग। तो चलते हैं अब। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, जब आप लोग कुछ भी भेजते हैं मैं ज़रूर उसे पढ़ता हूँ, और ऐसा नहीं कि लाइक नहीं करता, आपके कमेंट्स को करता हूँ। तो आज चलते हैं फिर आगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहे, बेझिझक आप अपनी बातें रखिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अमर उजाला का एडिटोरियल है, और इसे लिखा है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रलेखा चटर्जी हैं। और जो आज का विषय वो व्यवधानों से भरा रहा यह साल। क्योंकि नया साल आने वाला है, 2 दिन के बाद आप लोग जश्न में डूबे रहेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे, और इस साल को आप लोग भूल जाएंगे। तो वही दिया है इसमें कि ये जो साल रहा 2022, इसमें तमाम तरह की समस्याएं रहीं। ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ जो चुनिंदा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी घटना है, उनके बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, यदि एक शब्द में वर्ष 2022 का सार बताने के लिए कहा जाए तो वह है व्यवधान। और हमने इस वर्ष कई रूपों में व्यवधान का सामना किया, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का संकेत देता है। बेहद अनिश्चित समय की शुरुआत, यह सभी घटनाओं के लिए तत्काल तैयारियों की आवश्यकता पर बल देता है। शुरुआत से वर्ष 2022 की घटनाओं पर नजर डालें। ठीक है। तो पूरी तरह से बता रहा है कि 2022 का जो सफ़र था बेहद ही कठिन था, बेहद ही दर्दनाक था। ठीक है। और वो कुछ चीज़ें कितनी खतरनाक थी, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है कोविड-19। तो कोविड-19 से मुझे लगता है पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सब लोग परिचित हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी पृथ्वी, समस्त देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। इसका प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि आज भी स्थिति उतनी विकराल तो नहीं कह सकते, पर कुछ यदि हम लापरवाही करते हैं, ठीक है, कोविड जो प्रोटोकॉल है, यदि उसके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे भी खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि इस बार जो वेरिएंट आया है उससे भी खतरनाक है। तो कोविड-19 आप देखे होंगे पूरा साल चला है। उसके बाद है मौतों की चिंता। जी हाँ, कोविड से जो मौतें हुई हैं, महामारी से जो मौतें हुई हैं, उसके बारे में तो थी। ठीक। उसके बाद आर्थिक नुकसान से उभर ही रहे थे। अब जब हर जगह लॉकडाउन लगेगा तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बड़े बड़े जो है कि कमर्शियल कंपनियां बंद हो गई थी, इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गए थे। तो ऐसे में क्या था, जो इकोनॉमी थी देश की वो काफ़ी नीचे चली गई थी, और लोगों के जो जेब में पैसे थे पूरी तरह से निकल गए थे। फिर उसके बाद आता है फरवरी में स्टार्ट होता है, व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया। इनका सबसे ज़्यादा असर ईंधन और खाद्यान्न
पर पड़ा, कीमतें बढ़ गई और पूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई हैं। तो आप सब जानते हैं, यदि कच्चे ईंधन की बात की जाए, कुछ रसायन की बात की जाए, तो उसमें रसिया जैसा देश अग्रणी भूमिका निभाता है। चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे उत्तरी अमेरिका के देश हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका के देश हो, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर जिस देश में इसके सामान न जाते हों, इसके खाद्यान्नों की पूर्ति न होती हो, इसके ईंधन न जाते हों। तो इस वजह से दोस्तों दुनिया में एक जो चैन था, एक जो श्रृंखला थी, पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अब जबकि वर्ष 2022 खत्म हो रहा है, तो यूक्रेन तो अब भी लड़ और यातना झेल ही रहा है। बाकी दुनिया भी सदमे से जूझ रही कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ऊर्जा की कीमतें और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई हैं। ये हकीकत है, मुद्रास्फीति बढ़ी है और कई देश तो पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन की ही देन है। जिन देशों में, जिन विशेष स्थानों में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां पे बाढ़ आ गई, और जहां पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, आज वहां पे सूखा पड़ गया। ये मात्र जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और कल का जो वीडियो था स्पेशली इन्हीं सारी चीजों पे बनाया गया था, जैव विविधता। तो सोचिए जलवायु हमारे पृथ्वी के लिए कितनी आवश्यक है। यदि जलवायु किसी प्रकार से मतलब बिगड़ती है, तो उसका पूरी तरह से असर मानव जाति, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की सारी चीजों पे आप कहें असर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से आज एक दूसरे के विनाश के लिए लोग हथियार बना रहे हैं, यदि यही मानव कल्याण के लिए बनाया जाए, मानव सभ्यता के लिए बनाया जाए, तो देश कितने आगे जाएंगे। पर नहीं, हमको तो अपने बस दुश्मन से आगे निकलना है। चीन में यह महामारी फिर से कहर बरपा रही और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जनता के दबाव में अपनी शून्य कोविड नीति को पलटने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह सिर्फ जन स्वास्थ्य का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक मामला है, क्योंकि दुनिया चीन में निर्मित उत्पादों का बहुत ज़्यादा निर्भर है। चीन से आ रही ताज़ा खबरें। आपको बता दें एक चीज़ चाइना के बारे में। चाइना एक ऐसा देश है, पहली बात तो जो उसकी सोच है पूरी तरह से साम्राज्यवाद पर टिकी हुई है। वो सोचता है कि मेरे जो अगल बगल में जो भी क्षेत्र हैं, जो किसी न किसी प्रकार से बहुत ही कह सकते हैं जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, ठीक, या फिर महासागर को ले लीजिए, यदि उसका किसी प्रकार से वहाँ पे वो दोहन कर सकता है, तो पूरी प्रयास करेगा कि इस पर मैं एकाधिकार कर लूँ। आजकल उसने एक नई तरह की पॉलिसी अपना ली है। पहले ये करता है जीरो लॉकडाउन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है अपने देश में। उसके बाद जब वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में मरने लगे, मतलब ऑटोप्सी नहीं हो पा रही लोगों की, लोगों को मुर्दाघर में दफना नहीं पा रहे हैं, इतनी लाशें वहाँ चल रही हैं, तो क्या करा कि भैया ऐसा है, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स सब ओपन कर दो, जिसको जहाँ जाना है जाइए। सोचिए, ये सोच है इस देश की। ये चाहता है कि यदि मैं किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रहा हूँ, तो जो मेरे अगल बगल के देश हैं या दुनिया के किसी भी कोने के लोग हैं, वो सब प्रभावित हो, सब मरें। हालांकि कुछ देशों ने इसकी इस घटिया सोच की निंदा भी की है कि इसकी ये मानसिकता है, ये इतने स्तर तक नीचे जाकर गिर सकता है, कहा नहीं जा सकता है। पिछली बार यही हुआ था, कोविड के बारे में इसके पास जानकारी थी, पर इसने पूरी दुनिया को आगाह नहीं किया, अपने हाथ छुपा लिया, और न कभी उसने सही आंकड़े दिए, न उसकी उत्पत्ति को लेकर कोई जवाब दिया, कभी भी कुछ भी नहीं। और बल्कि जो भी अवशेष थे, बचे कुछ, सबको मिटा डाला। और कुछ लोगों को कुछ लोग थे जो इन्होंने कहा कि हम बगावत करेंगे, सही जानकारी वैश्विक स्तर पर जब तक आप नहीं देंगे, अन्य देश ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या यदि उन्हें कोई दवा मेडिसिन की खोज करनी पड़ी तो कैसे करेंगे। उनको भी वो मरवा दिया, गायब करवा दिया, या फिर कह सकते हैं डिटेन सेंटर भेजवा कर बुरी से बुरी यातना दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है देख रहे हैं, लिखा है कि जिसने अमेरिका के कुछ हिस्सों को पंगु बना दिया, अब तक बम साइक्लोन कनाडा की सीमा से लेकर मैक्सिको की सीमा तक करीब 3000 किलोमीटर के दायरे में रिकॉर्ड स्तर पर बर्फबारी, वर्षा और तूफान कारण बना है। ये क्यों हो रहा है? कहा जा रहा है कि पहली बार, मतलब इसको बम साइक्लोन नाम दिया गया है। बर्फबारी इतनी भयानक हो रही उत्तरी अमेरिका में कि कई लोग अपने घरों के अंदर पड़े पड़े दफन हो गए, मर गए। कई लोग अपने खुद की गाड़ियों में दफन हो गए, मर गए।
जो वहाँ का रोड ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, बिजली व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, पानी पूरी तरह से ठप हो गया है। ये क्यों हो रहा है? इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए आप लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि यदि किसी चीज़ को बनाने का ख्याल आए तो लोगों के कल्याण के लिए किसी चीज़ की खोज करें, न कि अपने शत्रु देश के विनाश के लिए। आज यदि हम बात करें, बहुत सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान को ले लीजिए, भले मानव कल्याण के लिए कोई चीज़ ये ना बनाया हो, पर इसके पास परमाणु बम है। ठीक, गलत चीज़ सबके पास है। यही कारण है कि जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो अपने आप में बेमिसाल बोलते थे कि हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया, इतना उम्दा कि आप पूछिए मत। और ऐसे ही देशों में पूरी तरह से खटिया खड़ी हो गई, लोगों की धरातल और सतही स्तर पर पूरी तरह से पोल खुल गई। किसी के पास कुछ भी नहीं था, कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं, कोई बढ़िया प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं, न नर्स, कुछ भी कहीं नहीं। और यही कारण था कि दोस्तों कोविड-19 की वजह से अमेरिका जैसे देश और यूरोप जैसे देश की भी खटिया खड़ी हो गई। रोड पे ऐसे लाशें पड़ी हुई थी और उनके शव को किस प्रकार से छत बिछत किया जा रहा था, पूरी दुनिया देखी। तो ये सारी चीजें उसी की देन है। 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के 95% लोगों ने, देखिए भारत जैसे देश में अभी ये चीजें नियंत्रण में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ देखा जाए तो भारत सरकार ने जितनी तीव्रता के साथ और जितनी ईमानदारी, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी के साथ उसने सबको, चाहे फर्स्ट डोज हो, चाहे सेकेंड डोज, चाहे बूस्टर हो, सबको उसने लगाया। और आज यही कारण है कि भारत जैसा देश कोविड-19 जो हमारे पड़ोसी मुल्क में कहर बरपा रहा है, भारत जैसा देश पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि उसने इस पे बहुत ही धरातल पर इसने काम किया। हालांकि जब पहली कोविड-19 का लहर आया था हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि हम उस समय तैयार नहीं थे। पर इस समय हमारे देश में जो नेतृत्व करता है, जो हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व की वजह से जो आज स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जो टीकाकरण में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, पूरी दुनिया हमारी जय जयकार कर रही, क्योंकि पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का है। तो इसलिए इतने बड़े जनसंख्या को जिस प्रकार से वैक्सीनेशन करना बच्चों का काम नहीं है, फिर भी हमारी सरकार ने रात दिन मेहनत करके चंद समय में जो कंप्लीट कर लिया, वाकई ये अप्रिसिएशन के काबिल है। तो दोस्तों आज पूरी तरह से बता दें कि जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, कोविड-19 था, ठीक, रूस और यूक्रेन के बीच जो इस समय युद्ध बना हुआ है पिछले 10 महीने से, और मुझे लगता है कि 2012 में भी यही स्थिति रहेगी। और उसके बाद जलवायु के बारे में, जलवायु कितना आवश्यक है वो आप देख सकते हैं। और यदि जलवायु को सही करना है, जैव विविधता को सही करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसी तमाम तरह की चीज़ों को नकारना पड़ेगा जिस वजह से जलवायु या जैव विविधता को नुकसान होता है। बार बार कहा जाता है कि अवशिष्ट जो कह सकते हैं पॉलीथीन हो या फिर पूरी तरह से केमिकल अवशिष्ट हो, उसे कभी भी जलाना नहीं चाहिए। उसे ऐसी जगह डंप करना चाहिए जहाँ पे सरकार एहतियात देती है। सरकार खुद कहती नहीं, इस चीज़ को ऐसे डंप करें, ऐसे निष्क्रिय करें, अन्यथा न करें। अन्यथा दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि लोग सांस की दिक्कतों से मरने लगेंगे। दिल्ली में क्या होता है, जैसे ही ठंड आता है डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद वहाँ पे लोग सांस नहीं ले पाते हैं और घुटन की वजह से लोगों की मौत होने लगती है। यही कारण है वहाँ पे। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं। इन चीज़ों की पुनरावृत्ति मैं चाहता हूँ 2023 में ना हो। यदि हो भी रही है तो कुछ देश को आगे आकर यह संकल्प लेना होगा, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि चीज़ें सही हो जाएं। जैसे भारत जैसा देश पूरी तरह से प्रयासरत है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है पिछले 10 महीने से, इस समस्या का समाधान जल्दी से हो जाए। और इस समस्या के समाधान के लिए पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत जैसा देश मध्यस्थता बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन कर सकता है। पर इसमें आवश्यकता है यदि तो अमेरिका जैसे देश
के सहयोग की, और यूरोप के कई देश जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक उस तरह की बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वो युद्ध में रसिया का मुकाबला कर सके, रूस का मुकाबला कर सके, पर इसे बैकफुट से जिस प्रकार से तमाम देशों के द्वारा इसे मदद मुहैया कराई जा रही, इस वजह से वह दोस्तों लंबे समय से युद्ध की स्थिति में बना हुआ है और आज भी प्रयासरत है कि 2023 तक बना रहेगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के माध्यम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। एक समय आएगा यूक्रेन का प्रत्येक आदमी जो है इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाएगा। आपको क्या लगता है जो पड़ोसी मुल्क उसके हैं या जो फिर रूस के शत्रु देश यूक्रेन को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं? नहीं, ये युद्ध खत्म होने के बाद वो बताएंगे कि भैया हम तुम्हें इतना गोला, इतना बारूद, इतने आदमी, इतनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें तुम्हें हम मुहैया कराए थे, अब उसका आप मुझे हिसाब दीजिए। तब इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी भरते भरते। इसीलिए कहा जाता है किसी के उकसावे में मत आए। उकसावे में आने से यही होता है कि पीछे के जो लोग कहते हैं भाई मैं आपके साथ हूँ, वो पीछे चले जाते हैं और आपको आगे कर देते हैं। और आज वो स्थिति है कि यूक्रेन को युद्ध का मैदान, युद्ध का अखाड़ा बना दिया गया है। वहाँ जीवन, वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ के मानव पूरी तरह से डरे हुए बर्बाद हो रहे हैं। और जेलेंस्की चाहें तो आज रोक सकते हैं, पर वो कई देशों से प्रभावित हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भविष्य में कि क्या होने वाला है। यदि वो ये सोच रहे हैं कि मैं रूस जैसे देश पर अधिकार प्राप्त कर लूँगा, रूस से जीत लूँगा, तो याद रखिएगा एक टुकड़ा रूस का जीतने में ना यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नक्शे कदम से गायब हो जाएगा। तो ये स्थिति वो पैदा ना करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।